भय का सफर में आपका स्वागत है, जहां छायाएं बोलती हैं और अंधेरा सुनता है। मैं आपका होस्ट हूं, जो आपके लिए सबसे डरावनी कहानियां लेकर आया हूं, जो आपकी रातों को भूताहा बना देंगी। अगर आप यहां नए हैं, तो ये जगह है मूल डरावनी कहानियों के लिए, जो आपकी त्वचा के नीचे रेंग जाएंगी और वहीं रहेंगी। तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, लाइट्स धीमी करिए और 4 ऐसी डरावनी कहानियों में गोता लगाइए जो कच्ची, टेढ़ी मेढ़ी और कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। हमारे नए घर की अटारी में मुझे वो मास्क मिला। हम दिसंबर में गांव के पास एक छोटे से कस्बे नया बाजार में शिफ्ट हुए थे। घर पुराना था, पेंट उखड़ रहा था, फर्श चरमरा रहे थे और एक गीली मिट्टी की बदबू थी जो कभी नहीं जाती थी। मैं 14 साल की थी, ऊब से परेशान और ऊपर की मंजिल पर घूम रही थी, जबकि मम्मी नीचे सामान खोल रही थी। अटारी का दरवाजा अटक गया था, लेकिन मैंने स्क्रूड्राइवर से उसे खोला और तभी मुझे वो दिखा। एक लकड़ी का डिब्बा, खरोंचा हुआ और पुराना, छत के किनारे पर रखा हुआ। अंदर एक मास्क था। ये कोई दिवाली का खिलौना नहीं था, बहुत असली, बहुत भारी। ये एक चेहरा जैसा था, इंसानी लेकिन कुछ गलत मोम जैसी बनावट और आंखें बहुत गहरी थीं। मुंह एक पतली सी रेखा था, किनारों पर मुड़ा हुआ जैसे हंस रहा हो। मैंने अपनी उंगलियों से उसे छुआ और वो गर्म लगा, जैसे अभी अभी कोई उसे पहनकर उतारा हो। डिब्बे पर एक नोट पिन किया हुआ था, कांपती लिखावट में, इसे मत पहनना, ये अब तुम्हें जानता है। मैं हंसी। डरावना था, हां, लेकिन मुझे डर नहीं लगा, अभी तक नहीं। उस रात मैं सो नहीं पाई। मास्क मेरे बिस्तर के नीचे था, जहां मैंने उसे छुपाया था ताकि मम्मी परेशान ना हो। आधी रात के आसपास मुझे एक आवाज सुनाई दी, हल्की, गीली, जैसे कोई अपने होंठ चाट रहा हो। मैं ठिठक गई, ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगी। वो बिस्तर के नीचे से आ रही थी। मेरा दिल धड़कने लगा, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि ये कुछ भी नहीं, बस घर की आवाज है। तभी मुझे लगा मेरी चादर पर एक हल्का झटका, धीमा और जानबूझकर उसे फर्श की ओर खींचते हुए। मैंने उसे वापस खींचा और लैंप जलाया। वहां कुछ नहीं था, लेकिन मास्क डिब्बे से बाहर था, कालीन पर सीधा खड़ा, मेरी ओर देखता हुआ। उसकी हंसी अब चौड़ी लग रही थी। मैंने उसे वापस डिब्बे में ठूंसा और अलमारी में ताला लगा दिया, लेकिन वो आवाज बंद नहीं हुई। सारी रात वो गीली, चटकती आवाज मेरे पीछे पड़ी रही, यहां तक कि जब मैंने तकिए में सिर छुपा लिया। अगले दिन मुझे खुजली शुरू हुई। मेरा चेहरा सख्त लग रहा था, जैसे मैं धूप में ज्यादा देर रही हूं। मैंने खरोंचा और मेरे गाल से एक पतली परत उतर गई, सूखी, पपड़ी जैसी, जैसे सांप की केंचुली। नीचे लाल और कच्ची त्वचा थी, लेकिन दर्द नहीं हुआ। मैंने सोचा कि शायद तनाव की वजह से है, लेकिन रात के खाने तक मेरा पूरा माथा छिलने लगा। मम्मी ने ध्यान नहीं दिया। वो मकान मालिक से फोन पर बहस में व्यस्त थी, लेकिन बाथरूम के शीशे में मैंने देखा मेरा चेहरा गलत लग रहा था, खींचा हुआ, जैसे वो मुझ पर फिट नहीं था। उस रात मास्क फिर मेरे बिस्तर के नीचे था। मैंने अलमारी को हाथ नहीं लगाया था। वो गीली आवाज अब तेज थी और एक फुसफुसाहट साथ में थी, मेरा नाम, बार बार, एक ऐसी आवाज में जो मेरी नहीं थी। मैंने मास्क पकड़ा, उसे तोड़ने के लिए तैयार, लेकिन मेरे हाथ नहीं रुके। मेरी उंगलियां अपने आप चलने लगीं, उसे मेरे चेहरे की ओर ले गईं। वो गर्म था, नम, और जैसे ही उसने मेरी त्वचा को छुआ, वो गया। मैंने उसे खरोंचने की कोशिश की, लेकिन वो हटा नहीं। वो मुझ में समा रहा था, जैसे वो मेरा ही हिस्सा हो। मैं शीशे तक लड़खड़ाई, और वो मैं नहीं थी। मेरी आंखें बहुत गहरी थीं, मेरा मुंह बहुत पतला, मास्क की तरह हंसता हुआ। मेरा असली चेहरा, मेरा चेहरा टुकड़ों में छिल रहा था, गीले थप्पड़ों के साथ फर्श पर गिर रहा था। नीचे कुछ और उग रहा था, चिकनी पीली त्वचा जो चमक रही थी, जैसे अभी अभी पैदा हुई हो। मैं चीखी, लेकिन आवाज गलत निकली, तीखी और तेज, जैसे हंसी जो मैंने नहीं चाही थी। मम्मी ने दरवाजा पीटा, चिल्लाई, लेकिन मैं उन्हें देखने नहीं दे सकती थी। मैंने ताला लगाया और देखती रही कि मेरे हाथ भी बदल रहे थे, उंगलियां लंबी हो रही थीं, नाखून काले हुक की तरह मुड़ रहे थे। वो फुसफुसाहट अब मेरे दिमाग में थी, कह रही थी कि मैं अब मैं नहीं हूं। उसने कहा कि मुझे खोखला कर दिया गया है, कि वो इस घर में हमेशा से इंतजार कर रही थी, चेहरों को पहनते हुए, जब तक उसे कोई पसंद नहीं आया। मेरा चेहरा। पता नहीं मैं अपने कमरे में कितने समय तक छुपी रही, घंटों, शायद दिन।
खुजली फैलती गई, मेरे हाथ, मेरी छाती, मेरी टांगें, सब छिल रहा था, सब बदल रहा था। मैंने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज मेरी नहीं थी, वो उसकी थी, उस चीज की, हंसती और फुसफुसाती। मम्मी ने दरवाजा पीटना बंद कर दिया। मैंने उन्हें एक बार रोते सुना, फिर कुछ नहीं। जब मैंने आखिरकार दरवाजा खोला, घर खाली था। उनके जूते सोफे के पास थे, लेकिन वो गायब थीं। मैं जा नहीं सकती। जो चीज मैं अब हूं, वो मुझे जाने नहीं देगी। मैं रात को खिड़कियों में उसे देखती हूं, प्रतिबिंब नहीं, बल्कि बाहर खड़ी, मेरे पुराने चेहरे को अपनी ट्रॉफी की तरह पहने हुए मुझ पर नजर रखते हुए। वो इंतजार कर रही है कि मैं पूरी तरह बदल जाऊं, कि मैं जो थी उसका आखिरी टुकड़ा भी छील दूं। मेरी त्वचा अब लगभग चली गई है, बस पीठ पर कुछ टुकड़े बचे हैं, और जो नीचे है वो इंसानी नहीं है। ये चिकना है, ठंडा और अपने आप हिलता है। कल रात मैंने मम्मी की आवाज बाहर से सुनी, मेरा नाम पुकारते हुए। मैंने देखा और वो वहां थी, उनका चेहरा भी गलत, छिला हुआ और सिला हुआ, वही भयानक हंसी हंसता हुआ। वो अब उनमें से एक हैं और वो मेरा इंतजार कर रही है कि मैं उनके साथ शामिल हो जाऊं। मुझे लग रहा है मेरा आखिरी टुकड़ा भी जा रहा है। वो गीली आवाज वापस आ गई है, पहले से ज्यादा तेज, और मेरे हाथ कांपना बंद नहीं कर रहे। वो फिर से शीशे की ओर बढ़ रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि मैं अब और लड़ सकती हूं। जब मैं चली जाऊंगी, वो किसी और के लिए आएगी, शायद आपके लिए। अपनी अटारी चेक करिए, वो अब आपको जानती है। हमारे घर के पीछे का जंगल वर्जित था। पापा कहते थे कि वो निजी जमीन है, लेकिन असली वजह थी कहानियां। वहां बच्चे गायब हो जाते थे, पिछले 10 सालों में 5, और लोग कसम खाते थे कि उन्होंने चीजें देखी थीं, परछाइयां जो अपने मालिकों से मेल नहीं खाती थीं, पेड़ जो आपकी नजर हटते ही हिलते थे। मैं 15 साल की थी, अपनी जिज्ञासा से परेशान, जब मुझे वो खाली जगह मिली। नवंबर का महीना था और हवा में सड़ांत की गंध थी। मैं मम्मी से झगड़े के बाद चुपके से निकली थी, अपने दिमाग को शांत करने के लिए। पेड़ों के बीच से रास्ता खुला और वहां वो थी, मिट्टी का एक गोल घेरा, नंगा और धूसर, जिसमें से छोटे छोटे सफेद टुकड़े बाहर निकल रहे थे। पहले मुझे लगा कि वो पत्थर हैं, लेकिन पास जाकर देखा तो वो हड्डियां थीं, छोटी छोटी, जैसे चिड़ियों या गिलहरियों की सर्पिल में सजाई हुई। बीच में एक बड़ी हड्डी थी, इंसानी साइज की, शायद जांग की, सीधी खड़ी जैसे कोई निशान हो। मुझे भाग जाना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं भागी। मैंने अपने फोन से तस्वीर ली, फ्लैश ने सीन को सफेद कर दिया। तभी जमीन हिली, भूकंप नहीं, बस एक लहर, जैसे मिट्टी के नीचे कुछ जाग रहा हो। मैं पीछे हटी और पेड़ों से एक सूखी खड़खड़ाती हंसी आई। मैं भागी, टहनियां मेरे चेहरे को खरोंचती हुई, लेकिन जंगल गलत लग रहा था, उलझा हुआ, जैसे रास्ता बार बार बदल रहा हो। जब मैं आखिरकार घर पहुंची, मेरा फोन बंद हो चुका था। मैंने उसे चार्ज किया और तस्वीर थी, लेकिन वैसी नहीं। हड्डियां गायब थीं, उनकी जगह मैं थी, उस खाली जगह में खड़ी, कैमरे की पीठ करके। मेरे पीछे कुछ लंबा और पतला खड़ा था, उसका सिर सींगों और दांतों का ढेर। मैंने उसे डिलीट कर दिया, खुद को समझाया कि यह कोई गड़बड़ है, लेकिन उस रात मुझे फिर से वो हंसी सुनाई दी, खिड़की के बाहर से। मैंने देखा और पिछवाड़े में हड्डियां थीं, खरपतवार की तरह उग रही थीं। सुबह वो वहां नहीं थी, लेकिन मेरा कुत्ता अब बाहर नहीं जाता, वो बस विम्पर करता है, पेड़ों को देखता हुआ। एक हफ्ते बाद मैं वापस गई। बेवकूफी थी, मुझे पता है, लेकिन मुझे देखना था। वो खाली जगह बड़ी हो गई थी, हड्डियां लंबी, पसलियां, खोपड़ियां, ऐसी चीजें जो किसी जानवर की नहीं लगती थीं। हवा में भनभनाहट थी और जमीन मेरे पैरों तले धड़क रही थी। मैं मुड़ी और वहां वो था, तस्वीर वाला प्राणी। वो हड्डियों से बना था, नसों से सिला हुआ, उसका चेहरा एक हंसती जबड़े की हड्डी। उसने मेरा पीछा नहीं किया, बस मुझे भागते हुए देखता रहा। अब हर रात मुझे खोदने की आवाज सुनाई देती है। मेरे कमरे में मिट्टी की गंध है और आज सुबह मेरे तकिए के नीचे एक हड्डी थी, एक उंगली अभी भी गीली। बगीचा बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि वो मेरे लिए आ रहा है। मेरी छोटी बहन मीना को पुरानी टेक्नोलॉजी से प्यार था। वो घंटों बेसमेंट में अपने कबाड़खाने से लाए सामान, VHS प्लेयर, टूटे हुए रेडियो, बटन और तारों वाली चीजों के साथ बिताती थी। मम्मी कहती थी कि इससे वो मुसीबत से दूर रहती है, लेकिन मुझे वो शोर से नफरत थी। स्टैटिक सिटी, जिस तरह से वो घर को किसी बुरी तरह से जिंदा महसूस कराता था। मैं 17 साल की थी, उसके खेलों के लिए बहुत बड़ी, लेकिन उसने अक्टूबर में मुझे अपनी खास टेप देखने की जिद की। काश मैंने मना कर दिया होता।
टीवी पुराना था, उसकी स्क्रीन मछली घर की तरह घुमावदार। मीना ने टेप वीसीआर में डाला, हंसते हुए। ये मुझे गली में मिली, उसने कहा। कोई लेबल नहीं, लेकिन मजेदार होगी। स्क्रीन चमकी, सब कुछ धुंध और शोर। मैंने आंखें घुमाई, लेकिन फिर स्टैटिक साफ हुआ और वहां एक लड़की थी। वो मीना की उम्र की लग रही थी, 11 या 12, पीली, बाल गीले जैसे बारिश में भीग गई हो। वो कैमरे को एकटक देख रही थी, बिना पलक झपकाए। डरावनी, मैंने बुदबुदाया। मीना ने मुझे चुप कराया। लड़की हिली नहीं, बोली नहीं, बस देखती रही। मिनट बीतते गए और मुझे बीमार सा महसूस होने लगा, जैसे उसकी आंखें मुझ में छेद कर रही हों। फिर स्क्रीन में गड़बड़ हुई और वो करीब थी, बहुत करीब। उसका चेहरा पूरा फ्रेम भर रहा था। उसका मुंह खुला, लेकिन कोई आवाज नहीं आई, बस एक धीमी भनभनाहट जो मेरे कानों में गूंजने लगी। मीना हंसी। वो मजाकिया है। मैंने रिमोट पकड़ा उसे बंद करने के लिए, लेकिन टीवी बंद नहीं हुआ। लड़की का सिर धीरे और गलत तरीके से झुका और मुझे यकीन है कि वो कैमरे को नहीं देख रही थी। भनभनाहट तेज हुई और बेसमेंट की लाइट्स टिमटिमाने लगी। मीना, प्लग निकाल, मैंने झल्लाते हुए कहा, लेकिन वो मंत्रमुग्ध सी बैठी रही। स्क्रीन काली हो गई। मुझे लगा कि खत्म हो गया, लेकिन फिर टीवी अपने आप चालू हो गया। लड़की गायब थी। उसकी जगह हमारा बेसमेंट था। हम वहां बैठे हुए पीछे से फिल्माए गए। मेरा दिल रुक गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई कैमरा नहीं था, कोई और नहीं। स्क्रीन पर वो लड़की नजर आई, मीना के ठीक पीछे खड़ी। उसके हाथ बहुत लंबे, बहुत हड्डीदार, मीना के कंधों की ओर बढ़े। मैंने मीना को खींच लिया और वो चीखी, मुझ पर लात मारती हुई। टीवी सिसकारी और लड़की का चेहरा फिर स्क्रीन पर आया। शीशे से बस कुछ इंच दूर उसकी आंखें काले गड्ढे। वो मेरी है, एक आवाज गड़गड़ाई। स्पीकर से नहीं, बल्कि हर जगह से। लाइट्स बुझ गईं और बेसमेंट स्टैटिक से भर गया, तेज, चटकता हुआ, जिंदा। मैं मीना को ऊपर खींच लाई, उसके नाखून मेरे हाथों को खरोंचते हुए, और दरवाजा बंद कर दिया। उस रात मीना गुनगुनाना बंद नहीं कर रही थी। सुबह तक वो गायब हो गई। बेसमेंट का दरवाजा खुला था और टीवी चालू था, स्टैटिक दिखा रहा था। मैंने टेप जला दी, वीसीआर तोड़ दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं। पिछले हफ्ते मेरे बिस्तर पर एक नई टेप मिली। मैंने उसे चलाया। अब मैं हूं अकेली बैठी और वो मेरे पीछे है। हर बार जब मैं नजर हटाती हूं और करीब आती है, स्टैटिक अब मेरे दिमाग में है और मुझे उसके हाथ महसूस हो रहे हैं। उस रात मीना गुनगुनाना बंद नहीं कर रही थी। सुबह तक वो गायब हो गई। बेसमेंट का दरवाजा खुला था और टीवी चालू था, स्टैटिक दिखा रहा था। स्टोरी 4, खिड़की के पीछे का चेहरा। हमारा घर गली के आखिरी छोर पर था, जहां रात को सन्नाटा इतना गहरा होता था कि अपनी सांस भी सुनाई देती थी। मैं 16 साल की थी जब वो शुरू हुआ। बारिश की एक रात, जब बिजली गुल हो गई थी, मैं अपने कमरे में मोमबत्ती की रोशनी में किताब पढ़ रही थी। स्टोरी 4, खिड़की के पीछे का चेहरा। हमारा घर गली के आखिरी छोर पर था, जहां रात को सन्नाटा इतना गहरा होता था कि अपनी सांस भी सुनाई देती थी। मैं 16 साल की थी जब वो शुरू हुआ। बारिश की एक रात, जब बिजली गुल हो गई थी, मैं अपने कमरे में मोमबत्ती की रोशनी में किताब पढ़ रही थी। बाहर हवा की सनसनाहट के बीच मुझे कुछ और सुनाई दिया, एक हल्की खरोंच, जैसे कोई खिड़की के शीशे पर नाखून रगड़ रहा हो। मैंने किताब रखी और खिड़की की ओर देखा। बारिश की बूंदों से धुंधला शीशा था, लेकिन उसके पीछे कुछ था, एक चेहरा, पीला, गीला, आंखें इतनी बड़ी और काली कि वो शीशे से बाहर निकलती लग रही थी। मुंह नहीं था, बस एक चिकनी जगह, जैसे किसी ने उसे मिटा दिया हो। मैं चीखी और पीछे हटी। मोमबत्ती गिर गई और कमरा अंधेरे में डूब गया। जब मैंने हिम्मत जुटाकर फिर देखा, वो गायब था। मैंने खुद को समझाया कि शायद बारिश और थकान की वजह से भ्रम हुआ, लेकिन अगली रात वो वापस आया। इस बार बिजली थी और मैंने उसे साफ देखा। उसकी आंखें मेरी ओर घूर रही थीं और उसकी उंगलियां लंबी टेढ़ी हड्डियों जैसी शीशे पर रेंग रही थीं। खरोंच की आवाज तेज थी, जैसे वो अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। मैंने पर्दे खींच दिए और दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन वो आवाज रुकी नहीं। पूरी रात वो मेरे कमरे के बाहर खरोंचता रहा। सुबह मैंने शीशे पर गहरे निशान देखे,
जैसे किसी ने चाकू से खोदा हो। मैंने पापा को बताया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला, कोई पदचिह्न, कोई सबूत। उन्होंने कहा कि शायद कोई जानवर था, लेकिन मुझे पता था कि वो कोई जानवर नहीं था। तीसरी रात मैंने खिड़की पर पर्दे नहीं डाले। मैं उसे देखना चाहती थी, ये समझना चाहती थी कि वो क्या है। वो आया, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके पीछे और चेहरे थे, दर्जनों, सब बिना मुंह के, सब मेरी ओर देखते हुए। उनकी उंगलियां शीशे पर टकराईं और खरोंच एक शोर में बदल गई, एक चीख जैसी, लेकिन बिना ध्वनि के। मैंने लाइट जलाई और वो गायब हो गए, लेकिन मेरे कमरे की दीवार पर खून के धब्बे थे, ताजा और गीले। मैंने मम्मी पापा को जगाया, लेकिन जब वो आए, धब्बे गायब थे। उन्होंने कहा कि मैं सपना देख रही थी। लेकिन अगली रात मैंने अपने बिस्तर के पास कुछ महसूस किया, ठंडा, गीला, मेरे पैर को छूता हुआ। मैंने नीचे देखा और वो वहां था, मेरे कमरे में, मेरे बिस्तर के नीचे, अपनी काली आंखों से मुझे घूरता हुआ। उसकी उंगलियां मेरी टांग की ओर बढ़ीं और मेरी त्वचा जलने लगी जहां उसने छुआ। एस्केप एंड वार्निंग। मैं भागी, घर से बाहर, गली में, लेकिन वो मेरे पीछे था, हर खिड़की में, हर शीशे में। अब मैं घर वापस नहीं जाती। मैंने सुना है कि मेरे मम्मी पापा अब वहां नहीं हैं। उनके कपड़े मिले, लेकिन वो गायब हैं। लोग कहते हैं कि घर खाली है, लेकिन रात को गली से गुजरने वाले खरोंच की आवाज सुनते हैं। और ये रहे आपके लिए सफर के साथी 4 कहानियां जो आपकी नींद उड़ा देंगी। त्वचा के नीचे, हड्डियों का बगीचा, स्टैटिक में लड़की और खिड़की के पीछे का चेहरा। कौन सी आपको सबसे ज्यादा डरा रही है? नीचे कमेंट में बताइए। मुझे आपकी चीखें सुननी है। अगर आपको ये डरावने सपने पसंद आए तो लाइक बटन ठोक दीजिए, कमेंट छोड़िए और भय का सफर को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके सपनों को और छायाएं परेशान कर सकें। अगली बार तक अच्छे से सोइए या फिर मत सोइए। और कभी कभी वो मेरे नए घर की खिड़की पर आता है। उसकी आंखें मुझे ढूंढ रही हैं। अगर आपकी खिड़की पर खरोंच सुनाई दे तो मत देखना, वो वहां है। और ये रहे आपके लिए सफर के साथी 4 कहानियां जो आपकी नींद उड़ा देंगी। त्वचा के नीचे, हड्डियों का बगीचा, स्टैटिक में लड़की और खिड़की के पीछे का चेहरा। कौन सी आपको सबसे ज्यादा डरा रही है? नीचे कमेंट में बताइए। मुझे आपकी चीखें सुननी है। अगर आपको ये डरावने सपने पसंद आए तो लाइक बटन ठोक दीजिए, कमेंट छोड़िए और भय का सफर को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके सपनों को और छायाएं परेशान कर सकें। अगली बार तक अच्छे से सोइए या फिर मत सोइए।